ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 28। ओलिवर का ध्यान रखता है और उसकी रोमांचक घटनाओं के साथ आगे बढ़ता है। भेड़िए तुम्हारे गले फाड़ दें, साइकस ने दांत पीसते हुए बड़बड़ाया। काश मैं तुम में से कुछ के बीच होता, तुम और भी जोर से चीखते। जब साइकस ने यह शाप अटर किया, अपनी क्रूर स्वभाव की पूरी हिंसा के साथ उसने घायल लड़के के शरीर को अपने घुटने पर रखा और एक पल के लिए अपने पीछा करने वालों की ओर मुड़कर देखा। धुंध और अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लोगों की जोरदार चिल्लाहट हवा में गूंज रही थी और पास के कुत्तों की भौंकने की आवाज, जो अलार्म बेल से जाग गए थे, हर दिशा में सुनाई दे रही थी। रुक तुम कायर कुत्ते, चोर ने चिल्लाते हुए टोबी क्रैकेट के पीछे आवाज लगाई, जो अपनी लंबी टांगों का पूरा फायदा उठाकर पहले ही आगे निकल चुका था। रुक जाओ। इस शब्द के दोहराव ने टोबी को वहीं खड़ा कर दिया, क्योंकि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि वह पिस्तौल की गोली की सीमा से बाहर है और साइकस के साथ मजाक करने का मूड नहीं था। लड़के को संभालो, साइकस ने अपने साथी की ओर गुस्से में इशारा करते हुए कहा। वापस आओ। टोबी ने लौटने का दिखावा किया, लेकिन वह सांस की कमी के कारण टूटे हुए स्वर में अनिच्छा जाहिर करता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। जल्दी, साइकस ने चिल्लाते हुए लड़के को अपने पैरों के पास एक सूखी खाई में रखा और अपनी जेब से पिस्तौल निकाली। मुझसे चाल मत चलना। इस पल में शोर और बढ़ गया। साइकस ने फिर से चारों ओर देखा और देखा कि जो लोग पीछा कर रहे थे वे पहले ही उस खेत के गेट पर चढ़ रहे थे जिसमें वह खड़ा था, और कुछ कुत्ते उनसे कुछ कदम आगे थे। सब खत्म हो गया, बिल, टोबी ने चिल्लाया। लड़के को छोड़ दो और भागो। इस सलाह के साथ मिस्टर क्रैकेट अपने दोस्त द्वारा गोली मारे जाने के खतरे को अपने दुश्मनों द्वारा पकड़े जाने की निश्चितता से बेहतर मानते हुए तेजी से भाग खड़ा हुआ। साइकस ने अपने दांत पीसे एक बार चारों ओर देखा। ओलिवर के गिरे हुए शरीर के ऊपर वह केप फेंक दिया जिसमें उसे जल्दी से लपेटा गया था। केज के सामने भागा ताकि पीछे वाले लोगों का ध्यान उस जगह से हटाया जा सके जहां लड़का पड़ा था। एक पल के लिए रुका जहां दूसरी हेज सामने मिलती थी और अपनी पिस्तौल को हवा में घुमाते हुए छलांग लगाकर पार कर गया और गायब हो गया। ओह ओह, वहां पीछे से एक कांपती आवाज आई। पिंचर, नेपच्यून, यहां आओ, यहां आओ। कुत्ते, जो अपने मालिकों की तरह उस खेल में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखते थे जिसमें वे लगे हुए थे, तुरंत आदेश का पालन करने लगे। तीन लोग जो इस समय तक काफी दूर खेत में आ चुके थे, आपस में सलाह करने के लिए रुके। मेरा सुझाव, या कम से कम मुझे कहना चाहिए, मेरा आदेश यह है, पार्टी के सबसे मोटे आदमी ने कहा, कि हम तुरंत घर वापस चले जाएं। मैं उस किसी भी चीज से सहमत हूं जो मिस्टर गाइल्स को सही लगे, एक छोटे आदमी ने कहा, जो पतला नहीं था और जिसके चेहरे पर बहुत पीली रंगत थी और जो बहुत ही विनम्र था, जैसा कि अक्सर डरे हुए लोग होते हैं। मैं बदतमीज नहीं दिखना चाहता, सज्जनों, तीसरे ने कहा, जिसने कुत्तों को वापस बुलाया था। मिस्टर गाइल्स को बेहतर पता होगा। बिल्कुल, छोटे आदमी ने उत्तर दिया, और जो कुछ भी मिस्टर गाइल्स कहते हैं, हमारा काम उन्हें गलत कहना नहीं है। नहीं नहीं, मुझे अपनी स्थिति पता है। शुक्र है, मुझे अपनी स्थिति पता है। सच कहूं तो उस छोटे आदमी को अपनी स्थिति का पूरा ज्ञान था और उसे यह भी पता था कि यह बिल्कुल भी एक मनचाही स्थिति नहीं थी, क्योंकि वह बोलते हुए अपने दांतों को किटकिटा रहा था। तुम डरे हुए हो, ब्रिटल्स, मिस्टर गाइल्स ने कहा। मैं नहीं हूं, ब्रिटल्स ने कहा। तुम हो, गाइल्स ने कहा। आप झूठ बोल रहे हैं, मिस्टर गाइल्स, ब्रिटल्स ने कहा। तुम झूठे हो, ब्रिटल्स, मिस्टर गाइल्स ने कहा। अब ये चार बातें मिस्टर गाइल्स के ताने से शुरू हुई थीं
और मिस्टर गाइल्स का ताना इसलिए था क्योंकि उन्हें घर वापस जाने की जिम्मेदारी दी गई थी, और वो भी एक तारीफ के रूप में। तीसरे आदमी ने इस विवाद को बड़े दार्शनिक तरीके से समाप्त किया। मैं तुम्हें बताता हूँ सज्जनों, उसने कहा, हम सब डरे हुए हैं। अपने लिए बोलो जनाब, मिस्टर गाइल्स ने कहा, जो इस समूह में सबसे अधिक पीले थे। मैं अपने लिए ही बोल रहा हूँ, उस आदमी ने जवाब दिया। ऐसे हालात में डरना स्वाभाविक और सही है। मैं डर रहा हूँ। मैं भी, ब्रिडल्स ने कहा, बस किसी को इतनी जोर से कहना नहीं चाहिए कि वह डरा हुआ है। इन ईमानदार कबूलनामों ने मिस्टर गाइल्स को नरम कर दिया, जिन्होंने तुरंत मान लिया कि वह भी डरे हुए थे, और इसके बाद वे तीनों पूरी एकता के साथ वापस भागने लगे, जब तक कि मिस्टर गाइल्स, जो इस समूह में सबसे जल्दी थक गए थे क्योंकि वह एक पिचफोर्क के साथ थे, ने बहुत शालीनता से रुकने पर जोर दिया, ताकि वह अपने जल्दबाजी में की गई बातों के लिए माफी मांग सकें। लेकिन ये तो अद्भुत है, मिस्टर गाइल्स ने समझाया, जब इंसान का खून गर्म हो जाता है तब वह क्या कुछ नहीं कर सकता। मैं तो हत्या कर देता, मुझे पता है कि कर देता, अगर हमने उन बदमाशों में से किसी को पकड़ लिया होता। जैसे बाकी दो लोग भी इसी भावना से प्रभावित थे, और जैसे उनका खून भी अब ठंडा हो गया था, उन्होंने अपने इस अचानक स्वभाव परिवर्तन का कारण समझने की कोशिश की। मुझे पता है ये क्यों हुआ, मिस्टर गाइल्स ने कहा, ये उस गेट की वजह से हुआ। मुझे भी लगता है ऐसा ही हुआ, ब्रिटल्स ने उत्साह के साथ कहा। तुम इस पर भरोसा कर सकते हो, गाइल्स ने कहा, वो गेट ही था जिसने उत्साह को रोक दिया। मुझे भी लगा जैसे सारा उत्साह गायब हो गया जब मैं उस पर चढ़ रहा था। एक अद्भुत संयोग से बाकी दोनों को भी उसी पल वही अप्रिय अनुभूति हुई थी। इसलिए यह साफ था कि यह गेट की वजह से था, खासकर क्योंकि इस बदलाव के समय के बारे में कोई संदेह नहीं था, क्योंकि तीनों को याद था कि जैसे ही वे चोरों की दृष्टि में आए, ठीक उसी वक्त यह हुआ था। यह संवाद उन दो व्यक्तियों के बीच हुआ था जिन्होंने चोरों को पकड़ा था, और एक सड़क किनारे मरम्मत करने वाले के बीच जो एक बाहरी घर में सो रहा था और जिसे उसके दो संकर नस्ल के कुत्तों के साथ पीछा करने में शामिल किया गया था। मिस्टर गाइल्स उस हवेली की बूढ़ी महिला के लिए बटलर और प्रबंधक दोनों के रूप में कार्य करते थे। ब्रिटल्स एक ऐसा लड़का था जो हर तरह का काम करता था, जो एक छोटे बच्चे के रूप में उसकी सेवा में आया था, और अब भी उसे एक होनहार युवा लड़का माना जाता था, हालांकि उसकी उम्र 30 के पार थी। एक दूसरे को इस तरह की बातें कहकर हौसला देते हुए, लेकिन फिर भी एक दूसरे के काफी करीब रहते हुए, और जब भी एक ताज़ी हवा की लहर पेड़ों की डालियों को हिलाती, तब भयभीत होकर इधर-उधर देखते हुए वे तीनों उस पेड़ की ओर वापस दौड़े जिसके पीछे उन्होंने अपनी लालटेन छोड़ दी थी, ताकि उसकी रोशनी चोरों को यह न बता सके कि किस दिशा में गोली चलानी है। लालटेन उठाते हुए वे घर की ओर जल्दी जल्दी चल पड़े, और जब तक उनकी धुंधली आकृतियां दिखाई देनी बंद हो गईं, तब तक वह रोशनी दूर से चमकती और नाचती हुई दिखाई देती रही, जैसे कि वह उस गीली और उदास वातावरण में कोई भूतिया प्रकाश हो जिसमें वह तेजी से चली जा रही थी। हवा ठंडी हो गई थी, जैसे जैसे धीरे धीरे दिन आने लगा। कोहरा जमीन पर धुएं के घने बादल की तरह फैल रहा था। घास गीली थी, रास्ते और निचले स्थान कीचड़ और पानी से भरे हुए थे। बुरी हवा की ठंडी सांस धीरे धीरे चल रही थी, जो एक खोखली आवाज के साथ कराह रही थी। फिर भी ओलिवर उसी जगह बेहोश और बिना हिले-डुले पड़ा रहा, जहां साइकस ने उसे छोड़ा था। सुबह तेजी से बढ़ने लगी। हवा और तेज और ठंडी हो गई, जैसे उसकी पहली धुंधली आभा, रात का अंत, दिन का आगमन नहीं, आसमान में हल्की हल्की चमकने लगी। जो चीजें अंधेरे में धुंधली और डरावनी दिख रही थीं, वे अब धीरे धीरे साफ और अपनी जानी पहचानी शक्लों में बदलने लगीं।
बारिश तेज और घनी होने लगी और बिना पत्तों वाली झाड़ियों के बीच जोर से टकराने लगी। लेकिन ओलिवर को इसका कोई एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वह अब भी मिट्टी की अपनी बिस्तर पर बेसुध और बेहोश पड़ा हुआ था। आखिरकार एक हल्की दर्द भरी चीख ने उस शांति को तोड़ा और ये आवाज निकलते ही लड़का जाग गया। उसका बायां हाथ, जो एक शॉल में बेढंगे तरीके से बंधा हुआ था, भारी और बेकार होकर उसके बगल में लटका हुआ था, पट्टी खून से भीगी हुई थी। वह इतना कमजोर था कि मुश्किल से बैठने की कोशिश कर पाया। जब उसने ऐसा किया तो उसने मदद के लिए चारों ओर कमजोर नजरों से देखा और दर्द से कराह उठा। ठंड और थकावट से उसकी हर हड्डी कांप रही थी। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन पूरा शरीर कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर के लिए फिर से वह उसी बेहोशी में डूब गया जिसमें वह काफी समय से था, लेकिन फिर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई, जिसने उसे चेताया कि अगर वह वहीं पड़ा रहा तो उसकी मौत निश्चित है। इस चेतावनी से वह उठ खड़ा हुआ और चलने की कोशिश की। उसका सिर घूम रहा था और वह नशे में धुत आदमी की तरह लड़खड़ा रहा था। फिर भी वह चलता रहा और अपने सिर को थकान भरी हालत में अपनी छाती पर झुकाए वह अनजाने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। अब उसके दिमाग में तरह तरह के उलझे हुए विचार आने लगे। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अब भी साइकस और क्रैकेट के बीच चल रहा है, जो गुस्से में बहस कर रहे थे। उनके बोले हुए शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, और जब उसने खुद को संभालने की कोशिश की तो उसे लगा कि वह उनसे बात कर रहा है। फिर वह साइकस के साथ अकेला चल रहा था, जैसे पिछली रात चला था, और जब छायादार लोग उनके पास से गुजरे तो उसे डाकू की पकड़ अपने हाथ पर महसूस हुई। अचानक उसने गोलियों की आवाज सुनी, तेज चीखें और शोर उठे। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमकी, हर जगह शोर और हंगामा था, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसे तेजी से खींच लिया हो। इन सभी तेजी से बदलती छवियों के बीच उसे एक अस्पष्ट, परेशान करने वाला दर्द महसूस हो रहा था, जो लगातार उसे सताता जा रहा था। इस तरह वह लड़खड़ाते हुए चलता रहा और लगभग अनजाने में गेटों की सलाखों के बीच से या झाड़ियों के बीच से निकलता रहा, जब तक कि वह एक सड़क पर नहीं पहुंच गया। यहाँ बारिश इतनी तेजी से होने लगी कि उसने उसे होश में ला दिया। उसने चारों ओर देखा और देखा कि ज्यादा दूर नहीं एक घर था जहां शायद वह पहुंच सकता था। उसकी हालत पर तरस खाकर शायद वे उस पर दया करेंगे, और अगर नहीं तो उसने सोचा, इंसानों के पास मर जाना खुली वीरान जगहों में मरने से बेहतर होगा। उसने अपनी सारी ताकत एक आखिरी कोशिश के लिए जुटाई और लड़खड़ाते हुए कदम उस घर की ओर बढ़ाए। जैसे जैसे वह उस घर के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि उसने इसे पहले कहीं देखा है। उसे इसकी कोई खास बातें याद नहीं थीं, लेकिन इमारत की शक्ल और इसका रूप उसे जाना पहचाना लग रहा था। वो बगीचे की दीवार। पिछले रात उसने घास पर घुटनों के बल गिरकर उन दो आदमियों से दया की भीख मांगी थी। यह वही घर था जिसे वे लूटने की कोशिश कर रहे थे। जब ओलिवर ने उस जगह को पहचाना तो उसे इतना डर लगा कि एक पल के लिए उसने अपने घाव की पीड़ा भी भूल गई और बस भागने की सोची। भागना। वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, और अगर उसके कमजोर और किशोर शरीर की सारी ताकत भी होती तो वह कहाँ भागता। उसने बगीचे के गेट को धक्का दिया। यह खुला था और चरमराते हुए खुल गया। वह लड़खड़ाते हुए लॉन के पार गया, सीढ़ियों पर चढ़ा, दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी और अपनी पूरी ताकत खोने के बाद छोटे बरामदे के एक खंभे के सहारे ढह गया। इसी समय की बात है जब मिस्टर जाइल्स, ब्रिटल्स और टिंकर रात की थकावट और डर के बाद रसोई में चाय और कुछ नाश्ते के साथ अपनी थकान दूर कर रहे थे। यह मिस्टर जाइल्स की आदत नहीं थी कि वह छोटे नौकरों के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाएं,
क्योंकि वह हमेशा उनसे अपने ऊंचे दर्जे का एहसास कराते हुए शिष्टाचार से पेश आते थे। लेकिन मौत, आग और चोरी जैसे हालात में सब बराबर हो जाते हैं। इसलिए मिस्टर जाइल्स अपने पैरों को आग की ग्रिल के सामने फैलाकर बैठ गए थे और एक हाथ से मेज पर झुके हुए दूसरे हाथ से चोरी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे थे। उनके श्रोता, खासकर रसोइया और नौकरानी जो उस समय वहां थीं, इस कहानी को बिना पलक झपकाए सुन रहे थे। करीब 2:30 बजे का समय था। मिस्टर जाइल्स ने कहा, या हो सकता है कि 3 के करीब हो, जब मेरी नींद खुली। मैं पलटा और अपने बिस्तर में इधर-उधर हुआ। यह कहते हुए उन्होंने कुर्सी पर घूमकर टेबल क्लॉथ को बिस्तर की चादर की तरह खींचा और मुझे लगा कि मैंने कोई आवाज सुनी। इस बात पर रसोइया का चेहरा पीला पड़ गया और उसने नौकरानी से दरवाजा बंद करने को कहा। नौकरानी ने ब्रिटल्स से कहा और ब्रिटल्स ने टिंकर से, जो सुनने का नाटक करते रहे। आवाज सुनी, मिस्टर जाइल्स ने आगे कहा। पहले मैंने कहा, यह मेरी कल्पना है, और मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा जब मैंने दोबारा स्पष्ट आवाज सुनी। कैसी आवाज? रसोइया ने पूछा। एक तरह की धमाके जैसी आवाज, मिस्टर जाइल्स ने इधर-उधर देखते हुए कहा। जैसे लोहे की छड़ को जावित्री की कद्दूकस पर रगड़ा जा रहा हो, ब्रिटल्स ने सुझाव दिया। जब आपने सुनी थी तब वो वैसी थी, जाइल्स ने जवाब दिया, लेकिन उस वक्त उसमें धमाके जैसा एहसास था। मैंने चादरें नीचे की, जाइल्स ने टेबल क्लॉथ को वापस खींचते हुए कहा और बिस्तर में बैठकर सुनने लगा। रसोइया और नौकरानी ने एक साथ हे भगवान कहकर अपनी कुर्सियां करीब खींच लीं। अब मुझे आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी। मिस्टर जाइल्स ने फिर से कहना शुरू किया। कोई, मैंने कहा, दरवाजा या खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब क्या किया जाए? मैं इस गरीब लड़के ब्रिटल्स को उठाता हूँ और उसे बिस्तर में मारे जाने से बचाता हूँ, वरना, मैंने कहा, उसका गला उसके दाहिने कान से बाएं कान तक काट दिया जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। यह सुनते ही सबकी नजरें ब्रिटल्स पर टिक गईं, जो एकटक बोलने वाले को देख रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था और उसका चेहरा भयानक डर से भर गया था। मैंने चादरें हटा दी, जाइल्स ने टेबल क्लॉथ को जोर से फेंकते हुए कहा और रसोइया और नौकरानी की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, और धीरे से बिस्तर से बाहर निकला, जूते पहने। महिलाएं यहाँ हैं, मिस्टर जाइल्स, टिंकर ने धीरे से कहा। जूते, जनाब, जाइल्स ने टिंकर की ओर मुड़ते हुए कहा और जोर देते हुए कहा। फिर मैंने वो लोडेड पिस्तौल उठाई जो हमेशा प्लेट बास्केट के साथ ऊपर जाती है और धीरे धीरे ब्रिटल्स के कमरे की ओर बढ़ा। ब्रिटल्स, मैंने कहा जब मैंने उसे जगा लिया, डर मत। हाँ, आपने ऐसा ही कहा था, ब्रिटल्स ने धीरे से कहा। हम मरे हुए लोग हैं, ब्रिटल्स, मैंने कहा। जाइल्स ने जारी रखा, लेकिन डर मत। क्या वह डरा? रसोइया ने पूछा। जरा भी नहीं, मिस्टर जाइल्स ने जवाब दिया। वह बिल्कुल मेरे जितना मजबूत था, लगभग। अगर मेरी जगह होती तो मैं तो वहीं मर जाती, नौकरानी ने कहा। तुम एक औरत हो, ब्रिटल्स ने थोड़ा हिम्मत जुटाकर जवाब दिया। ब्रिटल्स सही कह रहा है, मिस्टर जाइल्स ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा। एक औरत से यही उम्मीद की जाती है। लेकिन हम मर्द, एक काली लालटेन ली जो ब्रिटल्स के चूल्हे पर रखी थी, और पिच अंधेरे में नीचे उतरने लगे, जैसे कि अब। मिस्टर जाइल्स अपनी कुर्सी से उठे और आंखें बंद करके 2 कदम चले ताकि अपने वर्णन को उपयुक्त क्रियाओं से दर्शा सकें। तभी वह बाकी लोगों के साथ जोर से चौंके और जल्दी से अपनी कुर्सी पर वापस लौट आए। रसोइया और नौकरानी चिल्ला उठीं। यह दरवाजे पर दस्तक थी। मिस्टर जाइल्स ने पूरी शांति से कहा, कोई दरवाजा खोलो। कोई नहीं हिला। सुबह के इस समय दस्तक का आना अजीब बात लगती है, मिस्टर जाइल्स ने कहा, अपने चारों ओर फैले पीले चेहरों को देखते हुए और खुद भी घबराए हुए। लेकिन दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा।
सुन रहे हो? कोई दरवाजा खोलो। मिस्टर जाइल्स ने बोलते हुए ब्रिटल्स की ओर देखा, लेकिन वह युवक, जो स्वभाव से विनम्र था, शायद खुद को महत्वहीन समझ रहा था, और इसलिए उसने यह मान लिया कि सवाल उससे नहीं था, और उसने कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर जाइल्स ने टिंकर की ओर उम्मीद भरी नजर से देखा, लेकिन वह अचानक सो गया था। महिलाओं से उम्मीद करना बेकार था। अगर ब्रिटल्स गवाहों की मौजूदगी में दरवाजा खोलना चाहता है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मिस्टर जाइल्स ने कहा, तो मैं भी गवाह बनने के लिए तैयार हूं। मैं भी, टिंकर ने उतनी ही जल्दी जागते हुए कहा, जितनी जल्दी वह सो गया था। ब्रिटल्स ने इन शर्तों पर सहमति दे दी, और यह देखकर कि जब खिड़कियां खोली गईं तो अब दिन निकल चुका था, सबने कुछ राहत की सांस ली और ऊपर की ओर बढ़ने लगे, कुत्तों को आगे करके। दोनों महिलाएं, जो नीचे रुकने से डर रही थीं, सबसे पीछे थीं। मिस्टर जाइल्स की सलाह पर सब लोग जोर जोर से बातें करने लगे, ताकि बाहर कोई बुरा इरादा रखने वाला व्यक्ति यह समझ जाए कि वे संख्या में अधिक हैं। और मिस्टर जाइल्स के दिमाग की एक और चाल के अनुसार कुत्तों की पूंछ को हॉल में कसकर दबाया गया, ताकि वे जोर जोर से भौंकें। इन एहतियातों के बाद मिस्टर जाइल्स ने टिंकर की बाह को कसकर पकड़े रखा, जैसा उन्होंने मजाक में कहा, भागने से रोकने के लिए, और दरवाजा खोलने का आदेश दिया। ब्रिटल्स ने आज्ञा का पालन किया। समूह ने डरते डरते एक दूसरे के कंधों के ऊपर से झांका और देखा कि कोई खतरनाक व्यक्ति नहीं, बल्कि बेचारा छोटा ओलिवर ट्विस्ट था, जो कमजोर और थका हुआ था। उसने अपनी भारी आंखें उठाईं और बिना बोले उनकी दया की याचना की। एक लड़का, मिस्टर जाइल्स ने बहादुरी से चिल्लाते हुए कहा, और टिंकर को पीछे धकेल दिया। क्या हुआ? अरे ब्रिटल्स, देखो तो, तुम इसे नहीं जानते। ब्रिटल्स, जो दरवाजे के पीछे खड़ा था, ने ओलिवर को देखते ही जोर से चीख मारी। मिस्टर जाइल्स ने लड़के को एक पैर और एक हाथ से, सौभाग्य से टूटी हुई बाजू नहीं, पकड़ लिया और उसे हॉल के अंदर खींचते हुए पूरी तरह से फर्श पर लिटा दिया। यहाँ है, जाइल्स ने उत्साह से भरकर सीढ़ियों की तरफ चिल्लाते हुए कहा, यहाँ चोर है, मैडम। यहाँ चोर है, मिस। घायल, मिस। मैंने इसे गोली मारी, मिस, और ब्रिटल्स ने रोशनी पकड़ी थी। लालटेन में, मिस, ब्रिटल्स ने एक हाथ से अपने मुंह को ढकते हुए कहा ताकि उसकी आवाज बेहतर ढंग से पहुंचे। दोनों महिला नौकरानियां ऊपर दौड़ी, यह बताने के लिए कि मिस्टर जाइल्स ने एक चोर पकड़ा है, और टिंकर ओलिवर को होश में लाने में जुट गया, ताकि वह मरने से पहले लटकाया न जाए। इस सारे शोर शराबे के बीच एक मीठी महिला आवाज सुनाई दी, जिसने सब कुछ शांत कर दिया। जाइल्स, सीढ़ियों से आवाज आई। मैं यहाँ हूँ, मिस, मिस्टर जाइल्स ने जवाब दिया। डरे नहीं, मिस, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। उसने ज्यादा विरोध नहीं किया, मिस। मैंने उसे जल्दी ही काबू कर लिया। चुप हो जाइए, युवती ने जवाब दिया। आप मेरी आंटी को चोरों से भी ज्यादा डरा रहे हैं। क्या यह बेचारा व्यक्ति बहुत घायल है? बहुत बुरी तरह घायल है, मिस, जाइल्स ने गर्व से कहा। लगता है वह मरने वाला है, मिस, ब्रिटल्स ने फिर से उसी अंदाज में चिल्लाया। क्या आप उसे देखना चाहेंगी, मिस, अगर वह मर जाए? शांत रहिए, आप अच्छे आदमी हैं, युवती ने जवाब दिया। जरा एक पल चुप रहिए, जब तक मैं आंटी से बात कर लूं। अपने स्वर की तरह ही कोमल और मृदु कदमों से वह बोलने वाली चली गईं। वह जल्द ही वापस आईं और आदेश दिया कि घायल व्यक्ति को सावधानी से ऊपर मिस्टर जाइल्स के कमरे में ले जाया जाए, और ब्रिटल्स को तुरंत पोनी तैयार करके चर्टसी जाना था, ताकि वहां से जल्द एक सिपाही और डॉक्टर बुलाया जा सके। लेकिन क्या आप पहले उसे एक नजर नहीं देखेंगी, मिस, मिस्टर जाइल्स ने गर्व से पूछा, जैसे ओलिवर कोई दुर्लभ पंछी हो जिसे उसने कुशलता से पकड़ लिया हो।
क्या आप एक बार झांककर भी नहीं देखेंगी, मिस? अभी नहीं, दुनिया के लिए भी नहीं, युवती ने जवाब दिया। बेचारा लड़का। ओह, उसे मेरे लिए दयालुता से संभालना, जाइल्स। पुराने नौकर ने बोलने वाली की ओर देखा, जैसे वह उसकी अपनी बेटी हो, और गर्व व सम्मान से उसकी ओर देखा। फिर ओलिवर के ऊपर झुककर उसने उसे ऊपर ले जाने में उतनी ही सावधानी और चिंता दिखाई जितनी कोई औरत दिखाती। लाइक दिस। लाइक